हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने किसका न्यूमेरिकल देखा था, सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर का। क्लियर। इस लेक्चर में हम लोग सिंगल फेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर का न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर को समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या। सिंगल फेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर, ऑब्वियस सी बात है कि फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, यानी कंप्लीट साइकिल में दो इसको पल्स मिलने चाहिए सिंगल फेज है तो। और इसके लिए आपका जो स्विचिंग का पैटर्न होगा वो फुली कंट्रोल्ड होगा, यानी यहाँ पे बस एक ही चीज चेंज हो जाना है। अगर हम सर्किट की बात करें तो वहां पे हमें क्या मिल रहा था, वहां पे हमें एक मतलब एंटी पैरेलल में एक थारिस्टर और एक डायोड मिल रहा था। यहाँ पे दोनों के दोनों आपके थारिस्टर हो जाने, बस एक ये चेंज हो जाना, यानी दोनों स्विच क्या होंगे, एंटी पैरेलल SCR ही होंगे, T1 एंड T2। क्लियर, ठीक है। और ये आपका लोड, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया था कि आपको रजिस्टिव लोड देता है। अगर हम AKTU वगैरह के हिसाब की बात करें, ये आपका V0, ये आपका VS इक्वल टू क्या होता है, VM sin थीटा के बराबर। क्लियर। तो यहाँ पे जो वेवफॉर्म का पैटर्न होगा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं इसको समझने में। तो आपका क्या AC सप्लाई है, AC सप्लाई होने का मतलब क्या हो गया, साइनसोइडल वेवफॉर्म। और यहाँ पे दोनों स्विच के कंट्रोल करेंगे हम। क्लियर, ये आपका AC का वेवफॉर्म, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेवफॉर्म बनाते हैं, ये हमारा प्योर साइनसोइडल AC। बस हमें क्या देखना है, वेवफॉर्म का पैटर्न क्या बन रहा है, उसके बाद तो आपको पता चली गया होगा कैसे आपको इंटीग्रेट करना है, क्या इंटीग्रेट करना है, रूट मीन स्क्वायर के लिए कैसे करना है। ठीक है, ये हमारा VS हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप थाइस्टर 1 को कहाँ ट्रिगर करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यानी यहाँ पे आपका T1 ट्रिगर्ड होगा अल्फा पे, और यहाँ पे आपका T1 ट्रिगर्ड होगा 2 पाई प्लस अल्फा पे। क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करें T2 की, तो T2 कहाँ पे ट्रिगर्ड होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में, तो यहाँ पे आपका T2 ट्रिगर्ड होगा कहाँ पे, पाई प्लस अल्फा पे, और यहाँ पे आपका 3 पाई प्लस अल्फा पे, और यही पैटर्न आपका बनता जाएगा। क्लियर, यानी आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल मिलना है, लेकिन क्या होगा, पैटर्न इस बार चेंज होगा क्योंकि दोनों स्विचेज क्या है, कंट्रोल्ड वे में। क्लियर, तो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म देखते हैं हम। क्लियर, हम जनरली यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन है। ठीक है, और आपका प्योर रजिस्टिव लोड है, तो उस केस में क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एक चीज ये भी है, क्योंकि एक्सटिंक्शन एंगल यहाँ पे आना नहीं है, यानी करंट लैग करना नहीं है, करंट आपका डिले होना नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम इंस्टेंट पे आपके जीरो होंगे। ये चीज दिमाग में रखते हुए केवल आपको क्या करना है, फॉर्म को ड्रॉ कर देना। ठीक है, वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, V0 का वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे आपका अल्फा पे ट्रिगर्ड हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है आपको VS की वैल्यू क्या मिलेगी, V0 की वैल्यू क्या मिलेगी, VS के बराबर कब तक मिलेगी, टिल एंगल पाई तक। क्लियर, अल्फा से लेके पाई तक आपका क्या रहेगा, थाइस्टर 1 ट्रिगर्ड रहेगा। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाना है, आपका कोई भी थाइस्टर क्योंकि रिवर्स बायस हो जाना है, T1 आपका कमिटेड हो जाना है, क्योंकि आपका प्योर रजिस्टिव लोड है। प्योर रजिस्टिव लोड होने का मतलब क्या हो गया, V0 और I0 दोनों का पैटर्न सेम बनना। क्लियर, और जनरली क्वेश्चन में आपसे प्योर रजिस्टिव लोड ही पूछा जाता है। ठीक, यानी ये वैल्यू आपको तब तक जीरो मिलती रहेगी जब तक दूसरा थाइस्टर आपका ट्रिगर्ड नहीं होगा। क्लियर, फिर क्या होगा, आपका थाइस्टर ट्रिगर्ड होगा पाई प्लस अल्फा पे, तो आपको पैटर्न क्या मिलेगा, फिर V0 की वैल्यू क्या होगी, VS के बराबर मिलेगी, और ये कहाँ तक मिलेगी, 2 पाई तक। फिर क्या होगा, 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक कोई वेवफॉर्म नहीं मिलना है। क्लियर, आपको वेवफॉर्म कब मिलेगा, जब आपका थाइस्टर T1 फिर से दोबारा ट्रिगर्ड हो,
और जैसे ही ये ट्रिगर्ड होगा आपको वेवफॉर्म मिल जाना है और यही साइकिल बार बार आपकी रिपीट होती रहेगी। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में आपको 2 पल्स मिल रहे हैं। क्लियर? तो इस वजह से आप क्या कहते हैं इसको, फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। क्लियर? तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या चीज है। ठीक है, अब आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है, वेवफॉर्म क्लियर है तो वेवफॉर्म से तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे। पहला पार्ट क्या पूछा आपसे, पहला पार्ट एज यूजुअल आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज यानी वी नॉट आर निकालने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक तरीका बताया था डायरेक्ट। तो वी नॉट आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वीएम बाई रूट 2t। वो तरीका तो है ही मतलब स्क्वायर करना, स्क्वायर का मीन निकालना, फिर उसके बाद उसका अंडर रूट करना। और एक तरीका मैंने सीधे सीधे फॉर्मूले बेसिस बताया था, माइनस हाफ साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा पावर 1/2। क्लियर? अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, हमें वी नॉट आर चाहिए, यानी आप क्या करते हैं, सिग्नल का स्क्वायर करते हैं। अगर आप सिग्नल का स्क्वायर करोगे भी तो क्या मिलेगा, निगेटिव का भी पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी सिग्नल कुछ आपको ऐसे मिल जाएगा, ये भी पॉजिटिव। क्लियर? ये निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव का पॉजिटिव, आपको सिग्नल ऐसे मिल जाएगा। ये आपका पॉजिटिव है ही। क्लियर? आपको सिग्नल ऐसे मिल जाना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अल्फा से लेके पाई, फिर क्या हो रहा है, ये पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई, और फिर 2 पाई प्लस अल्फा से लेके 3 पाई, और ये ऐसे चलता जा रहा है। क्लियर? यानी अगर यहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है, टी की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर है, पाई के बराबर है, क्योंकि सेम पल्स, यही पल्स बार बार आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी 0 से लेकर पाई के बीच में जो पल्स है वही पल्स बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, टाइम पीरियड यहाँ पे पाई के बराबर हो गया। और बीटा की वैल्यू क्या होगी, चूंकि प्योर रजिस्टिव लोड है तो वी नॉट आई नॉट का क्या होगा, सेम होगा। कहाँ पे करंट वोल्टेज 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, तो करंट भी क्या होगा, यहीं पे 0 होगा। तो ऑब्वियस बात है बीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई के बराबर होगी। तो सीधे सीधे वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दे, तो वी नॉट आर क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन √2 इंटू पाई, बीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा माइनस हाफ साइन 2 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 0, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस साइन 2 अल्फा पावर 1/2। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है Vs इक्वल टू 230 वोल्ट। क्लियर? फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है आपको, 50 हर्ट्ज, और आर की वैल्यू दी गई है 20 ओम, और लोड आपका क्या है, प्योर रजिस्टिव, और अल्फा की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, इन रेडियन पाई/4। ये आपको क्वेश्चन में गिवन। क्लियर? ठीक है, जब ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसके पे हम सीधे सीधे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर? वीएम की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, आपको पता है कि वीएस इक्वल टू क्या होता है, वीएम/√2 होता है प्योर साइनसोइडल के लिए। तो वीएम की वैल्यू क्या आ जानी है, Vs√2 के बराबर आ जानी है। क्लियर? तो वी नॉट आर की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। वी नॉट आर क्या हो जाएगा आपका, Vs√2 यानी 230√2 अपॉन √2 पाई। क्लियर? पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई/4 के बराबर, प्लस हाफ साइन 2 इंटू पाई/4 यानी पाई/2, यानी कितना आ जाएगा, 1 के बराबर, पावर 1/2। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी 219.304 वोल्ट वी नॉट आर की वैल्यू आपको मिले। क्लियर? सीधे सीधे जो जनरलाइज फार्मूला था उसी में वैल्यू पुट करी हमने और आंसर कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमें क्या मिल गया, वी नॉट आर। क्लियर? ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, पार्ट बी, पावर डिलीवर टू द लोड। पार्ट यानी पी नॉट आर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो पी नॉट आर क्या होता है, वी नॉट आर का स्क्वायर बाई आर के बराबर। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, 219.304 अपॉन
स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी दी गई है 20 ओम। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 2404.71 वाट। क्लियर। आपसे ये भी पूछा सकता है कि आउटपुट करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, यानी आई नॉट आर। तो आई नॉट आर क्या हो जाएगा, सिंपली वी नॉट आर बाई आर के बराबर। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 219.304/20। क्लियर। और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी एम्पियर। क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपसे आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट करंट पूछा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट करंट क्या होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट के बराबर होगा। क्लियर। तो वो आप सीधे सीधे वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल इसकी वैल्यू जो आएगी 0.304 डिवाइडेड बाई 20, ये आपको मिल जाएगी 10.97 एम्पियर। क्लियर। पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी आपसे क्या पूछा गया है, पार्ट सी पूछा गया है इनपुट पावर फैक्टर। तो इनपुट पावर फैक्टर के लिए प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने बताया था, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इनपुट पावर फैक्टर निकालने के लिए सीधे सीधे तरीका मैंने बताया था, वी नॉट आर अपॉन वी एस के बराबर होता है। वी नॉट आर की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। वी नॉट आर की वैल्यू कितनी आई है 219.304 अपॉन वी एस की वैल्यू कितनी है आपकी 230 वोल्ट। क्लियर। तो वी नॉट आर अपॉन वी एस की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये आपको देगा 0.9535। और जनरली सी बात है कि ये नेचर क्या आता है, इनपुट पावर फैक्टर का लैगिंग नेचर आता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। अब आते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्लियर। पार्ट डी आपसे पूछा जा रहा है एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आप ये फॉर्म को देख सकते हैं। सेम पॉजिटिव एरिया मिल रहा है और सेम निगेटिव एरिया मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या आना है, जीरो। क्लियर। एक साइनसोइडल वेव फॉर्म में या एक प्योर एसी सिग्नल में जिसका पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया और निगेटिव हाफ साइकिल का एरिया सेम है, तो वहां पे क्या होना है, वहां पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जीरो ही आनी है। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। क्लियर। यानी वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। वी नॉट जीरो आएगा तो आई नॉट भी जीरो आएगा। क्लियर। पार्ट ई एवरेज इनपुट करंट। जब आपका एवरेज आउटपुट करंट ही जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या होना है, जब एवरेज आउटपुट करंट ही जीरो है तो यहां पे क्या होना है, इनपुट करंट की वैल्यू क्या होगी, आई एस इक्वल टू आई नॉट के बराबर, आई नॉट एवरेज, और आई नॉट की वैल्यू कितनी है, जीरो। क्लियर। और आपसे अगर इनपुट करंट पूछा जाए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट, तो क्या होता है, आई नॉट आर के बराबर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, आई एस के बराबर, सेम आती है 10.97 एम्पियर। क्लियर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना। क्लियर। और मैंने उसका तरीका भी बताया था, क्योंकि तीनों क्या है, एंटी पैरेलल स्विच, सप्लाई और लोड, तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू आई एस की वैल्यू क्या होगी, सेम ही आनी। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, तो उसके लिए वे फॉर्म को हमने केवल कॉपी किया है। ठीक है। आपसे पूछा है पार्ट ई एवरेज इनपुट करंट, उसकी वैल्यू जीरो होनी है, वो आपने देख ही लिया। पार्ट एफ आपसे पूछा है एवरेज आउट थारिस्टर करंट, यानी थारिस्टर करंट की एवरेज वैल्यू, आईटी एवरेज। तो ये चीज तो क्लियर है कि अल्फा से लेके पाई तक क्या होना है आपका, T1 ऑन है। पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक क्या ऑन है आपका, T2 ऑन है। सिमिलरली आपका T1 ऑन है। यहाँ क्या है, 0 से अल्फा तक नल है, पाई से पाई प्लस अल्फा तक नल है, 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक नल है, ये सारी चीजें। तो आपको आईटी एवरेज निकालना है, किसी भी एक थारिस्टर का एवरेज करंट निकालना। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस थारिस्टर का आपको एवरेज करंट निकालना है उस पर फोकस करोगे। मान लो आपको IT1 की एवरेज वैल्यू निकालनी। क्लियर। तो IT1 का वेव फॉर्म क्या होगा, यही तो होगा।
क्लियर? यहाँ पर किसका वेव फॉर्म होगा? जब आपका थाइस्टर 1 ऑन है वही आपके लिए IT1 का वेव फॉर्म होगा। क्लियर? यानी अल्फा से लेके पाई, 2 पाई प्लस अल्फा से लेके 3 पाई। क्लियर? ठीक है, यही आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। यानी अगर ये 2 पाई है, पूरे के पूरे 2 पाई साइकिल में आपको क्या मिल रहा है? केवल और केवल अल्फा से लेके पाई के लिए आपको IT का वेव फॉर्म मिल रहा है, IT1। सिमिलरली आपका IT2 भी होगा, बस IT2 के लिए क्या आएगा? निगेटिव आ जाएगा। क्लियर? IT2 के लिए क्या होगा? निगेटिव करंट का डायरेक्शन आ जाएगा। एंटी पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है IT2 के लिए करंट का डायरेक्शन अपोजिट आना ही आना है। तो IT एवरेज की वैल्यू अगर केवल हम मैग्नीट्यूड के टर्म में कैलकुलेट करें तो IT एवरेज क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा टाइम पीरियड कितना है? 1/2 पाई का। कहां से कहां तक वेव फॉर्म मिल रहा है? अल्फा से लेके पाई के बीच में। ठीक है, IM साइन थीटा डी थीटा। क्लियर? आ जाएगा IM अपॉन 2 पाई, क्लियर, माइनस कॉस थीटा, तो क्या आ जाना है? ये 1 प्लस कॉस अल्फा के बराबर। अब वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस पाई यानी 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा, यानी आपको IM/2 पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा मिल गए। अब बात आती है IM की वैल्यू की, तो IM की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, VM/R के बराबर होगा, क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव लोड, 1 प्लस कॉस अल्फा। क्लियर? तो यहां पे वैल्यू क्या जानी है? VM की वैल्यू 230√2 अपॉन 20 इंटू पाई 1 प्लस, क्लियर, कॉस पाई/4 की वैल्यू 1/√2। क्लियर? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ थाइरिस्टर करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 4.418 एम्पियर। 1 का एवरेज वैल्यू हो चाहे आपका थाइरिस्टर 2 का एवरेज वैल्यू, बस थाइरिस्टर 1 और थाइरिस्टर 2 के केस में बस ये हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाना, और कुछ नहीं होना। मैग्नीट्यूड आपका सेम रहना, क्योंकि पैटर्न सेम है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट क्लियर? पार्ट जी यानी आरएमएस थाइरिस्टर करंट। क्लियर? तो पार्ट जी देखें, आपसे क्या पूछा है? ITR पूछा है, यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ थाइरिस्टर करंट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ थाइरिस्टर करंट के लिए क्या हो जाएगा? वही तरीका, IM/√2T। क्लियर? ठीक है, यहां पे क्या आएगा? बीटा माइनस अल्फा माइनस हाफ साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा पावर 1/2। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या चीजें हो रही हैं। ठीक, क्लियर? तो यहां पे हम सीधे सीधे पुट कर सकते हैं। टी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 2 पाई के बराबर। टी की वैल्यू क्या आ रही है? 2 पाई तो आ रही है। क्लियर? टाइम पीरियड आपका 2 पाई तो है, और बीटा की वैल्यू क्या आपकी? पाई के बराबर। आप वेव फॉर्म देख लो, आप किसी वेव फॉर्म को देख लो। क्लियर? ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या हो रही है? पाई के बराबर। केवल एक थाइरिस्टर फोकस करना, अगर पर्टिकुलर थाइरिस्टर को निकालना ना, या तो IT1 फोकस कर लो या IT2 पे फोकस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ITR की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी? IM की वैल्यू क्या होती है? VM/R अपॉन √2 इंटू 2 पाई। क्लियर? बीटा की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, पाई के बराबर, पाई माइनस अल्फा माइनस साइन 2 बीटा क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस हाफ अल्फा पावर 1/2। क्लियर? अगर आप ध्यान दो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ठीक है, तो ये V0R आता है आपका। क्लियर? ठीक है, अगर मैं यहां पे देखूं तो ये VM/2R आ जाएगा, और ये आपका क्या आ गया? 1/√पाई, यहाँ हो गया पाई माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन 2 अल्फा पावर 1/2। क्लियर? अगर आपको याद हो तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर में हमने इसको निकलवाया भी था। आपका जो इनपुट पावर फैक्टर है ना, इनपुट पावर फैक्टर, हालांकि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू आती है, वो यही आती है। क्लियर? 1/√पाई, पाई माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन 2 अल्फा। केवल और केवल 2 पाई की जगह पे फुल वेव में क्या हो जाता है? पाई हो जाता है अंदर। क्लियर? तो ये आपको इनपुट पावर फैक्टर मिलता है, और ये इनपुट पावर फैक्टर जनरली क्या होता है? V0R अपॉन VS के बराबर होता है। क्लियर? आप चाहो तो वैसे भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा एक ट्रिकी वे में अप्रोच करने की कोशिश करी,
तो ITR की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं हम Vm/2R V0R अपॉन Vs। क्लियर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और Vm की वैल्यू क्या होती है, Vs√2 के बराबर, क्लियर, इंटू V0R बाई Vs अपॉन 2। Vs से Vs क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी यहाँ पे क्या आ गया, ये V0R अपॉन 2R, क्लियर, ठीक है। और V0R बाई R की वैल्यू क्या होती है, I0R के बराबर, क्लियर। तो I0R बाई √2। तो आपका जो ITR की वैल्यू आ रही है ना, वो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि I0R अपॉन √2 के बराबर आ रहा है फुल वेव में। किस केस में, फुल वेव। तो आप ये चीज भी दिमाग में रख सकते हो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट सप्लाई करंट बाई √2 होता है। बाई √2 इसलिए भी होता है क्योंकि जो आपको 2 पल्स मिल रहा था एक कंप्लीट साइकिल में 2 पाई रेडियन में, वही आपको सिंगल पल्स मिलता है थायरिस्टर केस में, एक पर्टिकुलर थायरिस्टर केस में, इसलिए यहाँ पे बाई √2 हो जाता है। क्लियर, और कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, आप सीधे सीधे भी बोल सकते हैं। और वो तरीका भी मैंने बताया था, जैसे ITR निकालना आपको, I0R आपके लिए कांस्टेंट है, ठीक है। केवल क्या मिल रहा है आपको क्या मिल रहा है, 2 पाई, मतलब 2 पाई के रेंज में आपको केवल क्या मिल रहा है, एक साइकिल ही मिल रहा है, तो 1/2 हो जाता है। यानी एक 2 साइकिल के रेंज में जो आपको 2 पल्स मिल रहा था, वो केवल थायरिस्टर केस में एक ही पल्स मिल रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, √1/2 कर दिया, तो ये क्या आ गया, I0R अपॉन √2 आ गया। अदरवाइज तो मैंने ये मैथमेटिकली प्रूव करके आपको दिखाया ही दिखाया। क्लियर, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं तो ताकि हम कैलकुलेशन से बच सकें। तो ITR की वैल्यू मैं सीधे सीधे यहाँ से निकाल सकता हूँ, I0R बाई √2। I0R की वैल्यू हमने कैलकुलेट की ही थी। I0R क्या आया था, 10.96 या 10.9 एम्पियर अपॉन √2। क्लियर, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 10.97 डिवाइडेड बाई √2, ये आपको मिल जाएगा 7.756 समथिंग। क्लियर, हमने यहाँ ऊपर निकाला भी था I0R 10.97, वैल्यू हम बस केवल पुट कर दे रहे हैं, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 7.76 एम्पियर। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें थायरिस्टर करंट निकालना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, फार्मूले से भी जा सकते हैं, उस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। ये जो आपका फार्मूला था, आप अल्फा की वैल्यू π/4 पुट करिए, सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको फुल वेव भी क्लियर हुआ होगा, कैसे हमें अप्रोच करना है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चाहे आपका थायरिस्टर 1 हो, थायरिस्टर 2 हो, दोनों केस के लिए आपको एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू सेम मिलनी है। एवरेज वैल्यू केस में बस ये हो जाएगा कि थायरिस्टर 2 के केस में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी क्योंकि करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाना। क्लियर, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।